और उस समय समाजवादियों ने तय किया कि जाति सूचक नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा नाम सुनील मिश्रा और उस समय का दौर था जब सुनील के नाम से गावस्कर के चलते हर तीसरे चौथे बच्चे का नाम सुनील ही होता था। तो वो भी एक सवाल था और ये भी एक था जाति सूचक वाला, और इसलिए सुनीलम तय किया और तब से सुनीलम ही चल रहा है। बाकायदा इसका पब्लिक नोटिफिकेशन हुआ है, बाकी लीगल ऑन रिकॉर्ड है। और अभी ये है कि क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर करके वो नाम मानता नहीं है, तो उसमें सुनीलम होना पड़ता है। और पासपोर्ट के लिए जो है वो 3 आपके पास में डॉक्यूमेंट एक जैसे एक ही नाम के होना चाहते हैं। तो अभी फॉर्मल नाम जो चल रहा है वो सुनीलम चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर उसमें लग नहीं सकता कई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन लोग जो है सुनीलम के नाम से नहीं। अच्छा, एक जो आज देश भर के हालात हैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। कल ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना हुई है। एक स्कूल टीचर जो है एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवा रही है, थप्पड़ करवा रही है, बैकसाइड पर भी पिटवाया उसको। एक ये जो धार्मिक उन्माद जिस तरीके से स्कूलों में भी प्रवेश कर गया है, छोटी नई जनरेशन में भी ये चीज़ें डाली जा रही हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये देश हमारा किस ओर जा रहा है, कहाँ तक ये होने वाला है? इस पर कुछ सुझाव होता है? ये पूरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो काम 1925 से उसने शुरू किया, जिसका जो टारगेट था वो हिंदू राष्ट्र बनाना था, और उन्होंने ये माना कि अंग्रेज़ों से बड़ा जो दुश्मन है हमारा वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। विचारधारा के अंदर तौर पे देखें तो वो कम्युनिस्ट है और सोशलिस्ट है। ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी। ये अंडरस्टैंडिंग हिटलर की भी थी। तो ये पूरी इस सोच के साथ में जब उन्होंने काम किया तो जो जहर होने का काम किया है वही आज दिखलाई पड़ रहा है कि टीचर अगर ऐसा काम करा रहे हैं वो उसके दिमाग में ये कैसे आया, वो उसका ओरिजिनल थॉट नहीं है ना। वो थॉट जो है उसको इतनी घृणा है कि उसको एक बच्चा नहीं दिखलाई पड़ता, उसे वो हिंदू और मुसलमान दिखलाई पड़ता है। और इसमें इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो आरपीएफ वाला एक जो इंस्पेक्टर है उसने जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को गोली मारने का काम किया, उसके बाद उसने नारे लगाए, है ना। तो आपको ये पता चलता है कि मारने वाला नारे किसके लगा रहा है। अगर वो मोदी के नारे को लगा रहा है तो जहर कहाँ से बोया गया, किसने बोया, ये बात एकदम साफ होकर के आ जाती है। तो ये जो पूरी राजनीति है नफरत की जो है वो फसल तैयार वो कर रहे हैं, लेकिन इससे देश जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। राष्ट्र की एकता अखंडता नहीं चल सकती। और इसीलिए आप देख रहे हैं जब आप नफरत और घृणा को राजनीति का जब आप आधार बना देते हैं तो फिर मणिपुर जैसी घटना होती है। फिर महिलाओं को जो है वो नंगा करके घुमाया जाता है, और केवल इसलिए घुमाया जाता है कि वो जो है एक विशेष समुदाय की वो महिला है। वहाँ का भी नैरेटिव वही है कि मैथिल जो हैं वो एक हिंदू समुदाय से आते हैं और बाकी जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी एक अपनी एक आधार खड़ा करने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर यही प्रयोग जो चल रहा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं जिस शांति और सद्भाव सम्मेलन के लिए आया, मुझे लगता है कि ये जो है गाँव में करने की ज़रूरत है और लोगों के बीच में इस विचार को ले जाने की ज़रूरत है। नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश गृहयुद्ध के अंदर जो है ये प्रवेश कर रहा है। अगर आप मॉब लिंचिंग करेंगे, मास लिंचिंग करेंगे, तो इस बात को सोचना चाहिए कि अगर देश के अंदर जब 1.5 करोड़ मुसलमान थे, है ना, तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप 30 करोड़ मुसलमानों का क्या कर सकते हैं? केवल आप नूह जैसी घटना कर सकते हैं, है ना। केवल आप कत्लेआम कर सकते हैं, आप गुजरात जैसी घटना कर सकते हैं, और फिर बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चलाने का काम आप कर सकते हैं। और जो जस्टिस जो हैं चंडीगढ़ के, अब जो हाई कोर्ट के, पंजाब हाई कोर्ट के जो जस्टिस उसको रोक लगाते हैं उसके ऊपर, उसको तत्काल तबादला करने का काम करते हैं। तो ये आप ये देखिए कि ये जो पूरी घृणा थी और जो नफरत थी वो किस तरीके से लोगों के बीच में घर बना चुकी है। और उसकी स्थिति ये हो गई है
कि आज का क्या है, 5 जनवरी के अंदर ये छुपा है कि आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ में मुलाकात हुई उसकी और उसको राष्ट्रद्रोही बताया। मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बढ़िया एक अगर वो सीरियल बना था, सत्यमेव जयते बना, बढ़िया एक फिल्म बनी थी, लगान फिल्म बनी थी। अब ऐसा एक बड़ा आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जिसको एक जाना जाता है, माना जाता है, केवल इसलिए आप उसको कलाकार के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स के तौर पर आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो मुसलमान के घर पर पैदा हो गया। ऐसा लगता है कि मतलब ये लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जब पूछा जाता होगा कि किसको पैदा करें, किसको हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में, और आमिर खान ने कहा होगा कि भाई जो है मुझे तो मुसलमान के घर के अंदर पैदा होना है, और जब जो है देशद्रोही कहलाना है, तो ये तो देशद्रोही कहेंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहेंगे, और ये इनका कोई नई परिभाषा नहीं है, पुरानी परिभाषा। हम लोग जो किसान आंदोलन चला रहे थे तो हमको भी इन्होंने देशद्रोही कहने का काम किया था। जो इनका जो एक सोच है, हिंदू राष्ट्र का जो सोच है, हिंदुस्तान का जो पूरा इनका सोच है, इनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के अंदर क्वेश्चन करना, उसमें सवाल नहीं उठाया जा सकता। और अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप द्रोही हैं, और आप अगर देश को लेकर के सवाल उठाते हैं कि ये देश कैसे चलेगा, है ना, ये तो देश संविधान से चलेगा, तो फिर वो कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं। मतलब ये एक बड़ा विचित्र परिस्थिति के अंदर ये देश बन गया है कि जो लोग संविधान की बात करते हैं उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिनका भारत की आज़ादी के साथ में कोई संबंध नहीं रहा। रॉयल सीक्रेट सर्विस करके जिन्हें माना जाता था, जिन्होंने खुल करके अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था, वो लोग पूरे इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। तो अब ये देश के अंदर लोगों को तय करना है कि वो नफरत के साथ चलना चाहते हैं या मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं। मोहब्बत के साथ चलेंगे तो ये देश बचेगा, नफरत के साथ चलेंगे तो ये देश टूटेगा, और तोड़ने का काम वही लोग करेंगे जो एकता अखंडता की बात करने का दावा करते हैं, जो लोग राष्ट्रीय मुक्ति का दावा करते हैं। ये जो क्वेश्चनिंग की बात की आपने, क्वेश्चनिंग आपको पसंद है, जबकि अभी नई शिक्षा नीति मंजूरी आई है, उसमें बहुत बढ़िया शब्दजाल बना गया है कि भाई इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी और नई सोच, वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे हम। क्वेश्चनिंग की उसमें बात की गई है, हकीकत में उल्टा है। ऐसा कुछ आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति? आप देख लीजिए ना, नई शिक्षा नीति के अंदर आप ये देख लीजिए कि वो जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर जो हैं, अगर उन्होंने कोई फेसबुक के ऊपर कुछ लिख दिया है तो उनको नौकरी से हटा दिया गया है। तमाम सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तमाम सारे ये अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ है ना, तो इस तरीके की घटनाएं पूरे देश के अंदर होगी। मतलब एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ना, उसको ही चैलेंज किया जा रहा है। मतलब आप जब स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार को चैलेंज करते हैं, मतलब संविधान को चैलेंज करते हैं। संविधान को चैलेंज करते हैं तो आप राष्ट्र के एक राष्ट्रीय ग्रंथ को चैलेंज करते हैं। तो असल में तो राष्ट्रद्रोही वो लोग हैं जो उसको चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में सत्ता है, उनके पास में CBI है, ED है, IT है, जो चाहें जब चाहें जैसे कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका कितनी निरीह है कि वो क्या नाम है उसका, संजय मिश्रा, वही है शायद ना, ED का जो चीफ था, उसको एक्सटेंशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो मतलब गलत हुआ है ना, और उसके बाद भी उसका एक्सटेंशन सरकार दिलाती है। और अब मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि एक नई एजेंसी बनाई जा रही है, क्योंकि अब तो जब सुप्रीम कोर्ट के साथ में तय कर लिया तो उसको हटाना पड़ेगा, और सरकार हटाना नहीं चाहती, उसी के माध्यम से पूरी अपोजिशन को खत्म करना चाहती है, परेशान कराना चाहती है। तो अब वो एक नई एजेंसी बना करके उसका हेड बना देंगे उसको, और अब फिर उसी के तरीके से चलने का काम चलेगा। और आज मैं तो जो भी करना चाहे करने की स्थिति वो नए कानून जो बनाए हैं, किसी को चेंज किया, इस नाम पे किया कि हम एक कॉलोनियल लेगेसी को करना चाहते हैं। बातें वो करते हैं जो लुभावनी लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा समझ आ रहा है कि अभी जो नए कानून बनेंगे ये इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं कि पहले से भी ज़्यादा झगड़ा नीति हो जाएगी और पूरी पावर इत्तेहाद में आ जाएगी। कोई भी कुछ विरोध करना, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो UAPA के का जो कंटेंट है उसमें जो एक तरीके का
असीमित अधिकार जो पुलिस को दिए गए हैं या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर जो दिया गया है उस सबको इन धाराओं में ले आया गया, ताकि अब क्या होता है कि कोई चीज़ बदनाम हो जाती है। मीसा बदनाम हो गई थी, उसे हटाना पड़ा। टाणा बदनाम हो गई थी, उसको हटाना पड़ा। बोका जो है हो गई थी, उसको हटाना पड़ा। तो ऐसे ही यूएपीए और जो है ये बदनाम हो चुका है जो है अफसर, तो आदमी को कल हटाना पड़ेगा। तो उसका जितना कंटेंट है वो इन धाराओं में डाल दिया है, ताकि उसका दुरुपयोग जो है जो डिसेंट की वॉइस है उसको खत्म करने की सोच रही है। हाँ, मतलब पुराने शराब नहीं को तो एक आप कृषि आंदोलन में बड़े एक्टिव रहे हैं। कृषि 3 कानून जब आए थे तो वो इंग्लिश में आए थे और हम लोगों को भी समझने में काफ़ी टाइम लगा था उसको। लेकिन मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे किसान लोग जो कि जनरली वैसे तो कम पढ़े लिखे माने जाते हैं, कम से कम इंग्लिश में तो कम ही जानकार होते हैं, लेकिन उनको ये कानून इतनी जल्दी समझ में आ गए और वो इतना लंबा संघर्ष किया, जबकि नई शिक्षा नीति भी लगभग वैसी है, वो भी कॉर्पोरेट को लाभ देने वाली चीज़ है। और ये IPC वाली जो धाराएँ हैं जो नई चेंज करके आई हैं, ये भी लगभग कुछ वैसा ही काम करने वाली है। लेकिन इस बुद्धिजीवी वर्ग हमारा इसको नहीं समझ पा रहा, किसान बड़ी जल्दी से समझ गया। ये थोड़ी जानने की इच्छा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, किसान कैसे? ऐसा इसलिए हुआ, आपको मालूम है 1 इंच जमीन नहीं दूंगा कहा गया था, महाभारत हो गया। ये जमीन का मामला है। किसान को जमीन सबसे ज़्यादा प्यारी है, जान से ज़्यादा प्यारी है। उसको ये बात तुरंत समझ में आ गई कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ला करके ये सीधे सीधे हमारी ज़मीन को कब्जाने की कोशिश है कॉरपोरेट के द्वारा, अडानी अंबानी के द्वारा। क्योंकि पूरी दुनिया का अनुभव है, ये सबसे ताकत कहाँ से लगी? पंजाब से लगी। पंजाब के जो सिख हैं या जो किसान हैं, दुनिया के 40 देशों में खेती करते हैं। उनको अनुभव था, वहाँ पर ये सब हो चुका, उन्हें मालूम था कि किस तरीके से कमाई आती है, किस तरीके से जमीनों में कमाती है। तो उन्होंने इसलिए उस चैलेंज को तुरंत स्वीकार किया और वो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये काम कौन करेगा, अडानी अंबानी करेगा। इसलिए उन्होंने अडानी अंबानी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। और पूरे आज़ादी के इतिहास में के बाद में 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने आउटलेट थे अडानी के, अंबानी के, है ना, अडानी के साइलोस थे जो उसने बनाए थे एक असीमित जो है अनाज के भंडार के लिए, है ना, और इनके साथ पेट्रोल पंप्स थे और इनके दूसरे आउटलेट्स थे, सब जगह पे धरना चालू कर दिए। वो 3 महीने तक वो धरना पहले चला, इसके बाद में ये आंदोलन दिल्ली आया। ये आंदोलन तो केवल संविधान दिवस के ऊपर हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो था हमारा 2 दिन का कार्यक्रम था। लेकिन जो सरकार की जिद थी और सरकार का जो एक तरीके से अहंकार था, उस अहंकार को किसान ने तोड़ दिया, है ना। और विशेष तौर पर जो हरियाणा की सरकार थी, जो खट्टर की सरकार थी, जिसने कहा कि हम एक भी परिंदा जो है वो पंजाब से बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा का दिल्ली नहीं जा सकता, उसको पंजाबियों ने चुनौती मानी और वो चुनौती माना। इसलिए वो अपना जो है वो सब JCB और वो सब लेकर के सब लेकर के आ गए, जिनके तार बनाए थे, जितने गड्ढे किए थे, वो सब हटाते हुए चले गए। ये सब मामला है, तो इसलिए चुनौती अगर आप दोगे तो उसका आपको जवाब मिल सकता। तो आखिर में आज आप शांति सद्भाव मिशन कोटा के कार्यक्रम में आए हुए हैं, कोटा की जनता को कोई संदेश देना चाहें इस मिशन के संबंध में, तो आप सीधा हमारे कोटा के लोगों को थोड़ा संबोधित करें। कोटा की जो संस्कृति है वो समन्वय की संस्कृति है, वो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, वो पूरी तरीके से जो है एक आपस में एक साथ रहने की वो संस्कृति है, संस्कृति की है, जो कि सद्भावना होने के बाद ही संभव है। तो मेरा कोटा से ये कहना है कि देखिए, आपकी तरफ पूरा देश देखता है, इसलिए देखता है कि आप एजुकेशन हब बन गए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप सोचते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को कोटा भेज देंगे तो उसका कैरियर बन जाएगा। तो आप अगर वास्तव में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे के दिमाग के अंदर सांप्रदायिकता का जहर, धार्मिक कट्टरता का जहर जो है वो प्रवेश ना कर पाए, ये सुनिश्चित करने का काम करना है। और कोटा को एज ए सिटी
आपको शहर के तौर पर भी ये साबित करना है। अगर आप ये सोचिए, मैं बहुत साफ साफ तौर पर कहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कोटा के अंदर, मान लीजिए जिस तरीके की नूह के अंदर हुआ, अगर ऐसा ही कोटा के अंदर होने लग जाए तो कोई अपने बच्चे को भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा, है ना। जैसे नूह के अंदर आप बुला लीजिए किसी कॉर्पोरेट को कि लगा ले ट्रस्टी, को नहीं लगाएगा, क्योंकि सब लोग शांति चाहते हैं, है ना, अपने बच्चे का सुरक्षित जीवन चाहते हैं। तो ये कोटा निवासियों के लिए भी ये सुनिश्चित करने का काम करना पड़ेगा कि ये शांति और सद्भावना का केंद्र बन करके रहे, और ये तभी यहाँ पर संभव है। मैं तो साफ खुल करके कहना चाहता हूँ कि अभी तो आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी फोर्सेस को आप परास्त करने का काम करें जो ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो नफरत को ढोने का काम कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो बात रवीश कुमार हर समय कहते हैं कि भाई आप अपनी औलादों को, जो बड़े लोग हैं वो तो विदेश में भेज के पढ़वा रहे हो, है ना, और जो अपने कार्यकर्ता है ना, उसको आप जो है दंगाई बना रहे हो। जो दंगा आज करेगा, आज नहीं तो कल वो जेल के अंदर जाएगा, वो सजा काटने का काम करेगा, ये सोचना पड़ेगा। तो ये मेरा एक अनुरोध है कि कोटा निवासी इसके बारे में सोचें, राजस्थान के लोग इसको सोचें और ऐसी एक सरकार बनाएं जो शांति और सद्भावना के लिए कमिटेड हो और जो नफरत और घृणा के खिलाफ जो खड़ी हुई हो। बन सकते हैं, बनवान चावला जी।